आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे 2 दिसंबर का डेली करंट अफेयर्स और इसमें जो भी कंटेंट होने वाला है वो माइंड मैपिंग में रहेगा। तो पहले से पढ़ते हैं। तो पहले से आ रहा है कि आरबीआई ने इंक्रीज़ कर दिया यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे का लिमिट। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बट कुछ और डिटेल आए हैं तो हम उसको कवर करते हैं इस वाले स्लाइड में। तो आरबीआई ने इंक्रीज़ कर दिया ये ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर यूपीआई लाइट वॉलेट और यूपीआई लाइट पे। अब इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है यूपीआई लाइट वॉलेट और यूपीआई 123 पे। मैंने इसके बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। अगर हम देखें कि वॉलेट के बारे में पढ़े तो ये एक तरह का लो वैल्यू ट्रांजेक्शन है जो कि बिलो 500 रुपीज़ के नीचे भी कर सकते हो बाय यूजिंग जो एनपीसीआई का कॉमन लाइब्रेरी है उसके अंतर्गत। उसके बाद अगर 123 यूपीआई 123 पे की बात करें तो ये जो फीचर फ़ोन है, स्मार्टफोन नहीं फीचर फ़ोन, मतलब देखिए जब भी कभी यूपीआई करना पड़ता है तो हमें स्मार्टफोन की ज़रूरत पड़ती है, एक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके स्मार्टफोन नहीं है तो आप यूपीआई नहीं कर पाओगे। तो वैसे लोग जो स्मार्टफोन यूज़ नहीं कर पाते, जैसे आपके कोई चाचा चाची हों या जो गांव में रहते हैं वो स्मार्टफोन यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में वो जो नोकिया वाला फ़ोन होता है वो यूज़ करके, जो नोकिया वाला फ़ोन मतलब पता होगा आपको, आप बचपन में देखे होंगे कि एक फ़ोन आता था जो कि सर पे किसके मारोगे तो वो सर फुट जाएगा, वैसा वाला फ़ोन जिसमें कीपैड वाला फ़ोन होता था। तो उस फ़ोन को ही बुलाते फीचर फ़ोन। तो किसके पास फीचर फ़ोन है तो वो यूपीआई 123 पे यूज़ करके जो भी पेमेंट है वो कर पाएंगे। वो कैसे कर पाएंगे? बाय मिस कॉल देके यूज़ कर पाएंगे या तो IVR के थ्रू यूज़ कर पाएंगे, मतलब कि इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स के थ्रू जो है यूज़ कर पाएंगे, या साउंड बेस्ड टैग के थ्रू जो है पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, इसमें स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं, जो फीचर फ़ोन है उसके वही यूज़ करके जो है कर पाएंगे। अगर हम यूपीआई 123 पे की बात करें तो इसकी जो लिमिट है वो राइज कर दी गई है 10,000 तक। पहले इसकी लिमिट जो थी वो 5,000 थी, अब इसकी जो ट्रांजेक्शन लिमिट जो है 10,000 रुपये कर दी गई है। अब यूपीआई लाइट वॉलेट की बात करें तो पहले जो है 2,000 की लिमिट थी और इसको बढ़ा के 5,000 की लिमिट कर दी गई है। और पर ट्रांजेक्शन की बात करें तो पर ट्रांजेक्शन पहले 500 रुपये थी और अब इसको बढ़ा के 1,000 रुपये कर दिया है। ठीक है, पर ट्रांजेक्शन 1,000 रुपये तक कर सकते हैं अंडर दिस यूपीआई लाइट वॉलेट। और इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। इवन IPS PO का जब भी एग्जाम हो रहा था मेंस का, तो उधर भी आपको यूपीआई लाइट का जो लिमिट है, वॉलेट लिमिट है, वो पूछा गया था जिसका आंसर 5,000 था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है और अभी इसके ऊपर और ज़्यादा डेटा आया है तो हम उसको अभी कवर करते हैं नेक्स्ट पॉइंट से। जैसे कि इसमें आया है कि आधार OTP ऑथेंटिकेशन जो है इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर यूपीआई 123 पे में। और जो भी यूपीआई 123 पे है इसमें पहले जो ट्रांजेक्शन पर्पज़ के लिए जो कोड यूज़ किया जाता था वो 86 यूज़ किया जाता था, और सॉरी 86 नहीं 31 यूज़ किया जाता था, और अब जो है वो यूज़ करेंगे, वो 86 यूज़ करेंगे। अब जो ट्रांजेक्शन कोड होगा उसके लिए 86 यूज़ होगा और पहले जो था वो 31 यूज़ होता था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो यूपीआई 123 है उसके लिए मिस कॉल के थ्रू या तो साउंड बेस्ड टैग के थ्रू या इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स के थ्रू जो है पेमेंट कर सकते हो, और इसमें स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो की पैड वाला फ़ोन था उसके थ्रू ही आप पेमेंट कर सकते हो। ऐसा कुछ गवर्नमेंट ने फीचर निकाला था बहुत पहले यूपीआई 123, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और फ्यूचर में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब डेडलाइन की बात करें कि बैंक को ये जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं ये इंप्लीमेंट करने का टाइम दिया है 1 जनवरी 2025 तक। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, एग्जैक्ट डेडलाइन भी याद रखना है। अब यूपीआई की बात करें तो यूपीआई जो है अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था बाय एनपीसीआई अंडर आरबीआई, और पहली जो कंट्री बनी थी जो यूपीआई इंप्लीमेंट करने वाली जो कंट्री थी फॉरेन की, वो थी भूटान। फॉरेन की कंट्री बोल नहीं सकते हैं बिकॉज भूटान हमारे आसपास से, बट पहली जो 2021 में भूटान पहली कंट्री बनी थी जिन्होंने अडॉप्ट किया था यूपीआई को। उसका सिंगापुर, UAE, ओमान, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, फ्रांस, नेदरलैंड, नेपाल, अब ये लोग भी जो है यूपीआई जो है अडॉप्ट करके हैं अपने कंट्री में। ठीक है, तो यूपीआई बहुत बढ़ रहा है हमारे इंडिया में भी और फॉरेन में भी। बहुत अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया बाय NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और डेफिनेटली ये और ज़्यादा कंट्री भी इसको अडॉप्ट करना चाहिए बिकॉज इतना फास्ट मूविंग जो फास्ट वे से पेमेंट करने का जो टेक्नोलॉजी है वो फॉरेन के पास भी अभी तक नहीं आया हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ एक कैबिनेट अप्रूवल है, 2 स्कीम जो है कैबिनेट ने अप्रूव किया है ऑन 25 नवंबर 2024। ठीक है, तो इसमें से जो पहला जो स्कीम है वो मिलेगा आपको नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, अब नेचुरल फार्मिंग में क्या रहता है कि इसमें फर्टिलाइजर यूज़ नहीं किया जाता। जैसे कि जब फार्मिंग करनी पड़ती है तो उसमें फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, यूरिया यूज़ करना पड़ता है, तो वो ना यूज़ करके हम जो काऊ का जो काऊ डक है वो यूज़ किया जाए, नीम यूज़ किया जाए, जो काऊ का यूरिन है वो यूज़ किया जाए, उसके बेसिस पे जो है हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, तो उसी को बुलाया था नेचुरल फार्मिंग। तो उसी के लिए एक डेडिकेटेड नेशनल मिशन ऑन
नेचुरल फार्मिंग जो है लॉन्च किया है बाय गवर्नमेंट, ठीक है, अप्रूव किया है बाय गवर्नमेंट। और ऐसा नहीं है कि ये पहला कोई स्कीम है, बट डेडिकेटेड स्कीम जो है ये पहला है जो नेचुरल फार्मिंग के लिए बना है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये रहने वाला है कि नेचुरल फार्मिंग को जो है प्रोजेक्ट प्रमोट करेगा। वो कैसे करेगा? बाय भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के द्वारा। तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे स्लाइड में पढ़ेंगे। तो ये जो है अपस्केल करके जो है नेचुरल फार्मिंग को जो है बढ़ाया जाएगा हमारे इंडिया में। अगर कवरेज की बात करें कि कितना जो है ये स्कीम कवर करेगा, ये एक स्कीम जो है कुछ 7.5 लाख हेक्टेयर जो है कवर करेगा, और ये कुछ 15,000 क्लस्टर्स को कवर करेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने छोटे छोटे क्लस्टर बना के रखे हैं। अब मान लीजिए दिल्ली है, तो दिल्ली के अंदर ही अब जो भी दिल्ली में रहता है उसको पता होगा, जैसे मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली के अंदर कोई जगह ले लेते हैं, मुखर्जी नगर ले लेते हैं, तो मुखर्जी नगर एक क्लस्टर बना दिया जाएगा जहाँ पे फार्मिंग तो होती नहीं मुखर्जी नगर में, एक एग्जांपल ले लिया बस। तो एक क्लस्टर बना दिया जाएगा। उसके बाद जहाँ साउथ दिल्ली में कोई एक लोकेशन ले लिया, वहाँ पे गुड़गांव में कहीं पे क्लस्टर बना दिया जाएगा। तो ऐसे कुछ 15,000 क्लस्टर बनने वाले हैं। और इसके अंदर बोला है कि हर एक क्लस्टर में कुछ 50+ फार्मर्स जो है मैनेज करेंगे कुछ 50 हेक्टेयर ज़मीन तक, ठीक है। तो 50,000 ज़मीन तक जो है मैनेज करने का काम होगा। और इसके अंतर्गत जो एक विलेज है या जो उसके आसपास के विलेज है वो सेम ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो आते होंगे, तो उसको जो है दिया जाएगा ये फैसिलिटी, ठीक है। तो ये कुछ कहना है गवर्नमेंट का। ये होगी कवरेज की बात। अब बात कर लेते हैं कि कितना जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। तो इसमें बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है 15,000 रुपये देगा पर हेक्टर पर ईयर, ठीक है। पर हेक्टर पर ईयर जो है गवर्नमेंट 15,000 रुपये देगा, और 3 साल के लिए दिया जाएगा। और इसमें ये दिया जाएगा कि नेचुरल फार्मिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इंडिया में जो है अडॉप्ट करे फार्मर्स, उसके लिए। अब कुछ सेंटर्स भी बनाए जाएंगे। कैसे सेंटर्स? जहाँ पे काउ डक मिल पाए, काउ यूरिन मिल पाए, नीम मिल पाए, बायो कल्चर मिल पाए, ठीक है। तो ये सब कुछ मिल पाए, नेचुरल फार्मिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है ये सब कुछ मिल पाए। तो उसके लिए कुछ 15,000 जो है सेंटर्स भी खोले जाएंगे, जिसको बोला जा रहा है बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर। तो ये भी खोला जाएगा। ये मान लीजिए एक तरह का दुकान होगा, जहाँ पे दुकान टाइप ही रहेगा, जहाँ पे आपको ये सारा सामान मिल जाएगा, ठीक है, जो कि नेचुरल फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी स्कीम के साथ एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, वेब पोर्टल, जो कि ट्रैक करेगा कैसा जो इम्प्लीमेंट हो रहा है नेचुरल फार्मिंग का। वो फार्मर जो है अपना जो भी नेचुरल फार्मिंग है उसको रजिस्टर कर पाएंगे। उसका रिसोर्सेज, मतलब जो भी रिसोर्सेज है, जैसे काउ डक हो गया या यूरिन हो गया, ये रिसोर्सेज कहाँ पे मिलेंगे, ये सब चीज़ें जो है इस वेब ऐप में लिखा जाएगा, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट और फिर जो सेंटर बना के ही छोड़ दिया, बिकॉज नेचुरल फार्मिंग के लिए एक ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज अभी जितने भी फार्मर्स हैं, जितने भी ज़्यादातर फार्मर्स हैं, वो फर्टिलाइज़र पे निर्भर है, फर्टिलाइज़र और यूरिया पे निर्भर है, और उनको नहीं पता कि नेचुरल फार्मिंग करते कैसे हैं। तो उनके लिए कुछ ना कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो वही ट्रेनिंग जो है देने का काम करेगी गवर्नमेंट थ्रू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट के थ्रू और नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग के थ्रू। तो इसके अंतर्गत जो है फार्मर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कैसे जो है नेचुरल फार्मिंग जो है की जाती है। और वो फिर कुछ सीखने के बाद, कुछ समय सीखने के बाद वो जो है नेचुरल फार्मिंग कर पाए। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने ये मास्टर ट्रेनर भी एक लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने अपने हिसाब से लिखा हुआ है ये चीज़, मास्टर ट्रेनर करके। और ऐसा कोई टर्म नहीं है मास्टर ट्रेनर करके, बट आपको याद रहे इसके लिए मैंने ये मास्टर ट्रेनर लिखा है। और इसके अंतर्गत ट्रेनिंग कहाँ किस किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू दी जाएगी? एक तो मैनेज के थ्रू दी जाएगी, और दूसरा जो है NCONF के थ्रू दी जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। 2 ऑर्गेनाइजेशन नाम भी आपको ध्यान देना है, कौन जो है ट्रेनिंग देने जा रहा है। अब मैं आपको बता रहा था ना कि हम आगे स्लाइड में पढ़ेंगे क्या है ये भारतीय प्राकृतिक कृषि प्रधानती। तो ये एक तरह का सब स्कीम है अंडर दी परम प्रगत कृषि विकास योजना के अंतर्गत। और ये जो योजना है इसको 2020 में लॉन्च किया गया था। इसका काम भी यही था कि नेचुरल फार्मिंग को जो है इम्प्रूव करने के लिए, उसका सॉइल हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए, और जो भी एक्सटर्नल इनपुट है उस पर डिपेंडेंसी कम होने के लिए लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ऐसा था कि बहुत सारे स्कीम्स थे, 2 से 3 स्कीम्स थे जो नेचुरल फार्मिंग के ऊपर थे, और अब जो है एक डेडिकेटेड स्कीम बन चुका है। और आपको इसमें ज़्यादा ध्यान देना जो भी डेडिकेटेड स्कीम बना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है रिसेंटली जो स्कीम जो लॉन्च होता है वही से पूछा जाता है, रादर देन जो पुराने स्कीम्स होते हैं। बट मैं आपको डेफिनेटली जो स्कीम वाला PDF है आपको ये वाला स्कीम्स भी कवर करवा दूंगा। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है सेम डे पे जो है 25 नवंबर 2024 में एक और स्कीम भी जो है अप्रूव किया गया है बाय द गवर्नमेंट, बाय द कैबिनेट। ये है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम के अंतर्गत कोई भी
पर्सन है, अब मान लीजिए कोई एक साइंटिस्ट है या कोई जो प्रोफेसर है, अगर उनको जनरल एक्सेस करना होता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं, ठीक है, जनरल एक्सेस करने के लिए। तो उसी के लिए जो है कि जो भी टीचर है, स्टूडेंट है या जो एक्सपर्ट है, वो जनरल जो है, अगर कोई जनरल लेना चाहे तो वो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वो जो भी गवर्नमेंट जो स्कीम बना रही है इसके अंतर्गत ले पाए, ठीक है। तो इसी के लिए जो है ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम जो है लॉन्च किया है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, कुछ ना कुछ सब्सक्रिप्शन रहेगी, लेकिन वो बहुत कम प्राइस रहेगा उसके अंतर्गत, और वो कुछ 30+ जनरल तक जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे 30+ है क्या है, ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करते हैं उसको। तो इसके अंतर्गत बोला गया कि यूनियन कैबिनेट ने ये अप्रूव किया है, जिसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, और इसके अंतर्गत बोला गया कि जो जनरल्स में जो प्रॉब्लम होती है कि जनरल को एक्सेस करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो वो जो है सॉल्व करने का काम करेगा। और ये पूरी की पूरी तरह से ये सेंटर सेक्टर स्कीम है। देखिए 3 तरह की स्कीम होते हैं, एक होता है सेंटर सेक्टर स्कीम, एक होता है सेंटर स्पॉन्सर सेक्टर स्कीम, और एक होता है स्टेट सेक्टर स्कीम। जिसमें सेंटर सेक्टर स्कीम होता है इसमें 100% जो है सेंटर का शेयर होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। उसका होता है एक सेंटर स्पॉन्सर्ड सेक्टर स्कीम, उसके अंतर्गत जो है कुछ ना कुछ भाग जो है स्टेट गवर्नमेंट का होता है, कुछ ना कुछ भाग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। उसका होता है स्टेट सेक्टर स्कीम, जिसमें 100% जो है शेयर स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो ये 3 तरह के सेक्टर स्कीम्स होते हैं, और ये जो सेक्टर स्कीम है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम, ये एक तरह का सेंटर सेक्टर स्कीम है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब ये जो इनिशिएटिव है ये एम करता है कुछ 6300 गवर्नमेंट रन जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है उसको, और इसके अंतर्गत ये एक तरह का सिंगल प्लेटफॉर्म होने वाला है जिसमें कुछ 13,000 स्कॉलर जनरल रहने वाला है, ठीक है। मैं 30+ बोल दिया आई थिंक ना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं था, मुझे लगा 30,000+ है, बट 30,000 नहीं बल्कि 13,000 स्कॉलर जनरल जो है एक्सेसिबल है, और ये एक्सेसिबल रहेगा 1 जनवरी 2025 से। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ये जो स्कीम है इसके अंदर का जो बजट रखी गई है वो 6,000 करोड़ रुपये रखी गई है, और इसको जो है 3 साल के लिए दिया जाएगा, 2025, 2026 और 2027। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है। अब जो भी हमने स्कीम पढ़ा, अब उसको हम टेबलर फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। टेबलर फॉर्म में आपको पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन जो भी आपको कंटेंट मिलने वाला है वो आपको टेबलर फॉर्म में मिलेगा, बिकॉज टेबलर फॉर्म में पढ़ना ज़्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी, ठीक है, वर्ड टू वर्ड, तो थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो इसलिए जो भी कंटेंट रहेगा वीकली में आपको टेबलर फॉर्म में मिलेगा, और उसमें आपको ऑलरेडी नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग ये तो कवर्ड है, उसके साथ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इस टेबलर फॉर्म में कवर है। इसके साथ एक और चीज़ मैंने कवर की हुई है, वो है अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन जो है 2.0 लॉन्च किया गया है, और अटल इनोवेशन मिशन जो है आपको पता होगा नीति आयोग के अंदर आता है। तो इसके अंतर्गत जो भी स्टार्टअप है या जो भी एंटरप्राइज है उनको ग्रो करने के लिए लॉन्च किया गया था, और अब इसका 2.0 जो है लॉन्च करेंगे, और कैबिनेट ने जो अप्रूव किया इसका डेट वो इंपॉर्टेंट है, 31 मार्च 2028 तक इसको जो है अप्रूव किया गया है। कब तक? 31 मार्च 2028 तक एक्सटेंड किया गया है, और इसकी जो बजट होने वाली है वो रहने वाली है 2750 करोड़। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि 2750 करोड़ का जो है ये इनिशिएटिव है बाय द गवर्नमेंट। अब इसके अंतर्गत कुछ की फीचर्स है वो भी ध्यान रख लेते हैं। तो इसके अंदर बोला गया कि कुछ लैंग्वेज इंक्लूसिव प्रोग्राम ऑफ इनोवेशन जो है रहने वाला है। इसके अंदर कुछ 22 इंडियन लैंग्वेज रहेंगी, और 30 जो है वेनिकुलर इनोवेशन सेंटर भी रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ टारगेटेड बेनिफिशियरी। तो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में तो आपको बता ही दिया, ये प्रोग्राम के बारे में ऑलरेडी आपको बताई, ये प्रोग्राम के बारे में नहीं बताया शायद, हाँ ये नहीं बताया। तो जो फ्रंटियर प्रोग्राम है इसके अंदर जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है इसको कवर किया जाएगा, उसका जम्मू एंड कश्मीर स्टेट्स, उसका लद्दाख यूटी स्टेट नहीं यूटी उसको कवर किया जाएगा, और कुछ 2500 नए अटल ट्विंकलिंग लैब भी खोले जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ टोटल 2500 जो है न्यू अटल ट्विंकलिंग लैब भी खोले जाएंगे। अगर इसकी अप्रूवल डेट देखें तो इसकी अप्रूवल डेट भी 25 नवंबर 2024 की ही थी। ये जितने भी स्कीम्स हैं इनकी डेट एक ही डेट पे थी, क्योंकि इस बार इस समय इस डेट पे जो है कैबिनेट बैठी थी, और कैबिनेट ने जो भी अप्रूवल लिए थे वो मीडिया में आया था। तो ये डेट आपको याद रखनी है, और याद नहीं रख पाओगे तब भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब देखते हैं इस डेट पे और क्या क्या अप्रूवल दिए गए हैं। 25 नवंबर 2024 में ही कैबिनेट ने जो टेलीकॉम कंपनीज होती है, जिन्होंने भी टेलीकॉम कंपनीज ने जिन्होंने भी स्पेक्ट्रम लिया हो और ऑक्शन किया हो बिफोर
2012 के, तो उनका जो बैंक गारंटी है उसको वेव ऑफ किया गया है बाय द कैबिनेट। कितना वेव ऑफ किया है? टोटल जो है 30,000 करोड़ का जो है वेव ऑफ किया गया है, और ये सिर्फ किया गया है जो 2012 से पहले जो स्पेक्ट्रम खरीदे होंगे टेलीकॉम कम्युनिकेशन वाले उन्हीं को। और इसके लिए एक क्राइटेरिया रख दिया गया है, जो भी टेलीकॉम फर्म ने 3 महीना एक्स्ट्रा पे किया हो इंस्टॉलमेंट टू क्वालिफाई, वही जो है एलिजिबल है इस जो वेव ऑफ के लिए, ठीक है, जो बैंक गारंटी का वेव ऑफ है उसके लिए, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान देनी है। उसके बाद कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी खुद, इन्होंने अप्रूव किया है पैन 2.0 प्रोजेक्ट। पैन 2.0 प्रोजेक्ट जो है क्या करने वाला है? देखिए, पैन कार्ड के बारे में आपको पता होगा कि पैन कार्ड क्या रहता है, एक यूनिक नंबर रहता है, ठीक है। हर एक पर्सन का, हर एक बिजनेस का एक यूनिक नंबर रहता है, और मोस्टली बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये पैन नंबर। तो ये पैन नंबर को और एक्सटेंड करने के लिए पैन 2.0 प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत जो भी कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर है उसको और अच्छे से पहचाना जाए। और इसमें जो बजट रखी गई है वो रखी गई है 1435 करोड़ की बजट रखी गई है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, जो ये मैं आपको एक्जैक्ट जो बजट बता रहा हूँ ये। तो इसके अंतर्गत क्या होने वाला है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत? इसके अंतर्गत जो भी टैक्स पेयर सर्विस है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। उसके बाद जो भी नए पैन कार्ड है उसमें जो है QR कोड रहने वाला है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी रहेगी, और डेटा जो है कंसिस्टेंसी रहेगा, कॉस्ट को जो है ऑप्टिमाइज़ किया गया है, और जो भी कार्ड वार्ड बनेंगे वो इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स को देख के ही बनाने जाएंगे, ठीक है। तो ये है जो पैन 2.0 प्रोजेक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पूरा का पूरा। ये मैंने आपको जो भी डिटेल में न्यूज़ है वो बता दिया है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में फंसेगा तो यही से फंसने वाला है, टेंशन मत लो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इन्होंने अप्रूव कर दिया है 2 प्रोजेक्ट। अरुणाचल प्रदेश के 2 प्रोजेक्ट जो है अप्रूव किया गया है। एक है 1750 करोड़ का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि 186 मेगावाट का प्रोजेक्ट रहने वाला है। और इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये कुछ 802 मिलियन यूनिट ऑफ एनर्जी जो है एनुअली जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। उसके बाद नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट 1939 करोड़ रुपए का हीलियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है, और इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होने वाली है वो रहने वाली है 240 मेगावाट की। और इसकी जो जनरेशन कितना यूनिट जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, तो ये जनरेट करेगा कुछ 1000 मिलियन यूनिट ऑफ एनर्जी एनुअली, ठीक है। तो ये 2 प्रोजेक्ट जो है आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया है, और इसके लिए जो है कोलैबोरेट किया गया है बाई नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इन्होंने पार्टनर किया गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के साथ। तो ये 2 प्रोजेक्ट भी आपको ध्यान रखना है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट में आ जाता है, बट आपको ध्यान रखना है बिकॉज ये सेंट्रल का न्यूज़ बन जाता है, क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने जो है इसको अप्रूव किया। अगर ये स्टेट का न्यूज़ होता तो डेफिनेटली लेस इंपॉर्टेंट में आ जाता, क्योंकि जो स्टेट के न्यूज़ होते हैं वहाँ से क्वेश्चंस बनने बहुत मुश्किल होते हैं बैंक एग्जाम में, या SSC एग्जाम में भी बहुत कम चांस होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट MU से बढ़ते हैं। तो MU आ रहा है, MU ऑफ द डे और कोलैब ऑफ द डे में, कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने पार्टनर किया है BHU के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ। तो तीनों के तीनों मिलके एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट किया गया है, जिसके अंतर्गत ये क्या करेंगे, फंडिंग और टेक्निकल सपोर्ट देने का काम करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ये कहाँ पे है? वाराणसी UP में है। तो इनको क्या दिया जाएगा? टेक्निकल सपोर्ट और फंडिंग दी जाएगी, और ये फंडिंग जो है सेम होने वाला है जो कि एम्स दिल्ली को दी जाती है, ठीक है। ये सेम फंडिंग रहने वाली है जो एम्स दिल्ली को दी जाती है, और ये जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है उसका और ज़्यादा अच्छा हेल्थ केयर सर्विस अच्छा हो पाए उसके लिए दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट RBI ने पार्टनर किया है मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ। मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ मिलकर RBI जो है एक यूज़ ऑफ लोकल करेंसी का फ्रेमवर्क जो है लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत इंडियन रुपी और मालदीव का जो रफिया है उसको यूज़ किया जाएगा फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के लिए। अब इससे क्या लाभ होने वाला है इंडिया को और मालदीव को? इससे जो है डॉलर की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। जैसे कि आपको पता होगा कि डॉलर की डिपेंडेंसी बहुत हद तक जो है USA पे डिपेंड है, ठीक है। तो USA चाहे तो डॉलर का जो रेट है वो बढ़ा सकता है बाय जो उसका गोल्ड रिजर्व है वो ऊपर नीचे करके, और इसकी वजह से जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इन्होंने भी अपना नोट निकाला है, और जो डिफरेंट G20 है वो भी अपना कुछ निकाल रही है डिफरेंट बैंक्स, और अब जो है बायलैटरल ट्रेड्स भी इंडिया बहुत कंट्री के साथ कर रहा है, और जिसके से क्रॉस बॉर्डर जो है इंडियन रुपीज़ में हो पाए।
तो ये सब करने का लौता कारण यही है कि जो डॉलर है उसकी डिपेंडेंसी कम से कम हो। तो अब जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन होगा उसमें जो है मालदीव से अगर कोई सामान ले रहा होगा इंडिया, तो उस केस में इंडियन रुपी में ट्रांजेक्शन होगा, और अगर मालदीव अगर इंडिया से कुछ ले रहा होगा तो उस केस में इंडिया जो है मालदीव को वो मालदीव रुपये देने का काम करेगा। ये जो एग्रीमेंट है ये साइन किया गया है बाय गवर्नर ऑफ आरबीआई, कौन है, शशिकांत दास ने साइन किया हुआ है। और जो मालदीव के जो गवर्नर है अहमद मुनव्वर, तो ये जो है इन्होंने जो है साइन किया है ये एग्रीमेंट। तो ये दोनों पर्सन के नाम भी आपको ध्यान देना है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अब हमने एमयू तो पढ़ लिया, अब पढ़ते कोलैब। तो इंडसइंड बैंक जो पार्टनर किया है भारत फाइनेंशियल इंक्लूसिव लिमिटेड और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के साथ। तो ये तीनों मिलके जो है लॉन्च कर रहे हैं भारत संजीवनी कृषि उद्यम इनिशिएटिव। इसके अंतर्गत ये जो है प्रमोट करेगा 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को। अब एफपीओ का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। एफपीओ में क्या होता है कि फार्मर्स जो है एक साथ जुड़ते हैं और ये जो है एज अ कंपनी या तो कोऑपरेटिव के तौर पे काम कर सकते हैं, और ये जो है रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट के पास। इसके अंतर्गत जो भी एफपीओ रहते हैं ये फार्मर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके साथ फार्मर्स उसके साथ इनको जो है लोन बेनिफिट या फाइनेंशियल असिस्टेंट या तो जो फर्टिलाइजर बेनिफिट ये सब दी जाती है। ठीक है, तो ये जो लॉन्च किया गया है इंडस बैंक के द्वारा, तो इसके अंतर्गत कुछ 10,000 फार्मर्स को प्रमोट करने का काम करेगा। और ये जो है टोटल 11 स्टेट को टारगेट करेगा। कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। और ये मॉनिटर और गाइड करने का काम करेगा जो भी एफपीओ प्रोजेक्ट्स है उसको। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और स्टेट्स के नाम याद ना हो तो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, स्टेट्स के नाम पूछ जाना मुश्किल है, बट कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट 11 टारगेटेड स्टेट्स ऑफ जो भी ये इनिशिएटिव है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो याद हो पाता तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, याद करने की कोशिश जरूर करनी है, और याद नहीं हो पाता तो फिर कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। तो इसरो ने पार्टनर किया है ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के साथ, और दोनों मिलकर जो है कॉपरेशन इन स्पेस एक्टिविटीज़ में कॉपरेट करने वाले हैं। अब कौन से स्पेस एक्टिविटीज़ में स्पेसिफिक अगर देखें तो जो गगनयान मिशन होने वाला है उसके लिए जो है कोलैबोरेट किया गया है। इसमें जो भी क्रू और मॉडल रिकवरी एफर्ट है उसके लिए कोलैबोरेशन किया गया है। अब गगनयान मिशन की बात करें तो गगनयान मिशन जो है इंडिया का पहला स्पेस फ्लाइट मिशन है, जिसके अंतर्गत इसमें जो है 3 दिन तक जो है लो ऑर्बिट एक्सपेक्टेशन रहने वाला है, और ये कुछ 400 किलोमीटर ऊपर रहेगा अबव द अर्थ। और गगनयान मिशन की बात करें इसको स्काई वेहिकल भी बोला जाता है इन संस्कृत। अब इसमें टोटल 4 मिशन जो है इंक्लूड है, जिसमें 3 जो है क्रू रहने वाली है, अनक्रू रहने वाली है, और एक जो है क्रूड रहेंगी। तो इसमें आप इंडियन एयरफोर्स के ऑफिस के नाम देख सकते हो, ये कौन कौन है। इसमें से आपके जो इंपॉर्टेंट पर्सन है वो शुक्ला जी है। ठीक है, तो शुक्ला जी जो है इनको सेलेक्ट किया गया है कि अब जो है गगनयान मिशन के लिए जाएंगे, और ये डिफरेंट जो नासा के जो मिशन है वहाँ पे नासा में भी गए थे ये गगनयान मिशन के लिए ट्रेनिंग लेने के लिए भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको इनका नाम जरूर याद रखना है। अब अपॉइंटमेंट ऑफ द डे में पढ़ते हैं, तो ये आ रहा है जनरल, ये एक जनरल है जो कि माली के जो है नए पीएम बने हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक है, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये लेसन बोर्ड में आता है, इसको स्किप भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट पढ़ना ज़रूरी है, एक बार आग घुमा लो, और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसमें ज़्यादा डीप में जाने की। उसका नेक्स्ट जो है ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आता है, ये है हर्षा अग्रवाल। हर्षा अग्रवाल जो है वाइस चेयरमैन और एमडी है एमिनी ग्रुप की, और ये जो है प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और ये जो है रिप्लेस करेंगे अनीश सहद को। तो अनीश सहद जो है सीईओ एमडी है महिंद्रा ग्रुप के, और इनको जो है रिप्लेस करेंगे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ फीसी। ठीक है, तो ये सबको ध्यान देनी है। इसके साथ एक सीनियर प्रेसिडेंट के लिए भी जो है अपॉइंट किया गया है, वो आनंद गोरखा जी को किया गया है, गोनका जी को किया गया, गोरखा नहीं सॉरी, गोनका जी को किया गया। और ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और अब जो है इनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाइस प्रेसिडेंट का जो सीट है वो खाली रह गया, तो वाइस प्रेसिडेंट का सीट जो है कवर करेंगे विजय शंकर जी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। इस अपॉइंटमेंट में आपको 3 अपॉइंटमेंट मिल गए हैं। एक है हर्ष अग्रवाल जो कि प्रेसिडेंट बने हैं, उसके बाद आनंद गोनका जी जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, और विजय शंकर जी जो कि
वाइस प्रेसिडेंट बने। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, 3 अपॉइंटमेंट आपको, एक ही अपॉइंटमेंट मिल गया। उसका जस्टिस सूर्यकांत जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के न्यू चेयरपर्सन बने। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? BR गवई को रिप्लेस किया हुआ है। अरे यार क्या आवाज़ आ रहा है यार, सॉरी अगर कुछ नॉइज़ हो रहा होगा, ठीक है। तो ऊपर कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से आपको नॉइज़ आ भी सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं सोनू सूद के ऊपर कि सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कि ये जो है टूरिज्म एडवाइजरी देंगे फॉर थाईलैंड। ये इंडिया और थाईलैंड में जो है टूरिज्म को प्रमोट करने का काम करेंगे। कौन करेंगे? सोनू सूद जी करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है इंडियन एक्टर और डायरेक्टर सीरिया जी। तो सीरिया जी को एज अ गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है फॉर ऑल लिविंग थिंग्स इन्वायरमेंट फिल्म फेस्टिवल 2024 का। और ये किया गया है कि इन्होंने जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत जो कमिटमेंट की थी उसके लिए, ठीक है। तो ये कैसे इंस्पायर कर रही है अपने जो स्टोरी टेलिंग है उसके थ्रू, तो उसी के लिए जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट अवार्ड्स ऑफ द डे में पढ़ते हैं। तो ये आ रहा है फिजर अवार्ड 2024, ठीक है। आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, फिजर अवार्ड 2024। ये दिया गया है हिस्ट्री ऑफ सोशल सोसाइटी के थ्रू। और ये जो दिया गया है ये प्रोजित बिहारी मुखर्जी को दिया गया है, जो कि अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है और ये बिलोंग करता है हरियाणा से। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो ये अवार्ड क्यों दिया गया? ये अवार्ड दिया गया फॉर हिज बुक। ये जो प्राइज़ है ये बुक्स के लिए दी जाती है, जो इंग्लिश लिटरेचर बुक होते हैं उनके लिए दी जाती है, बहुत अच्छा काम करने पे। तो इनकी बुक है ब्राउन स्क्रीन और वाइट कोट, रेस साइंस इन इंडिया 1920 से लेकर 1966 तक। तो इसके लिए जो है इनको ये अवार्ड दिया गया। और ये जो है बुक पब्लिश हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस में 2023 में। तो जो आपको ये जो प्रेस का नाम है ये भी ध्यान देना है एग्जाम के लिए, कभी कभी एग्जाम में बहुत डीप में क्वेश्चन हो जाता है, तो इसलिए आपको डीप में ही पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब ये अवार्ड के बारे में बात करें तो ये 1958 से ये अवार्ड दिया जा रहा है। और कोई भी पर्सन अगर बहुत अच्छा मतलब अनएक्सपेक्टेड जो है बुक लिखता है, ठीक है, तो उस केस में इंग्लिश बुक लिखता है, तो उस केस में ऑन द बेस ऑफ साइंस के बेसिस पे जो है ये दी जाती है। और ऐसा नहीं है कि बुक बहुत पुराना हो, तो लास्ट 3 साल में से कोई एक बुक को उठाया जाता है और उसको जो है ये अवार्ड दिया जाता है। इसके अंतर्गत एक मेडल और कुछ $2500 एज अ कैश प्राइज भी दिया जाता है। तो आपको ये डॉलर भी याद रखना है कि कितना डॉलर दिया जाता है, $2500। बिकॉज अभी जैसे बुकर प्राइज में पूछा गया था कि बुकर प्राइज में जो है कितना प्राइज मनी दी जाती है, तो आपके लिए प्राइज मनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। बुकर प्राइज जो है IPS PO में पूछा गया था, अभी रिसेंटली जो IPS PO हुआ है उधर ही पूछा गया हुआ है। उसका नेक्स्ट अवार्ड में बढ़े तो ये आ रहा है कि ग्रीन वर्ल्ड इन्वायरमेंट अवार्ड 2024। और ये UK बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने जो है ये अवार्ड दिया है और ये दी जाती है इन CSR कैटेगरी, मतलब कॉर्पोरेट रिस्पॉन्स कैटेगरी दी जाती है। और ये दी है कोल इंडिया लिमिटेड को, जिसके हेडक्वार्टर कोलकाता में। अब कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो एक तरह की महारत्न कंपनी है और ये सेंट्रल PSU है, ठीक है। सेंट्रल में आई थिंक 2 A लग गया, सेंट्रल PSU है। तो ये अवार्ड क्यों दिया गया? क्योंकि इनका एक बाल सेवा योजना था और जिसके अंतर्गत जो भी बच्चे हैं उनका जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो पाए उसी के लिए जो है ये किया गया था, ठीक है। तो ये कुछ 600 पेशेंट को दिया गया है अब तक और इनके ये अच्छे काम की वजह से ही और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की वजह से ही जो है ये इन्वायरमेंटल अवार्ड दिया गया है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये तो इन्होंने स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कर दिया तो क्यों ऐसा क्यों है कि ये जो है कोल इंडिया लिमिटेड को ये अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके अंतर्गत जो ये कोल इंडिया है ये कोल बनाती है तो उसके से जो इन्वायरमेंट है वो डैमेज होता है। उस इन्वायरमेंट को जो डैमेज हुआ है उसको संभालने के लिए जो भी कंपनीज है उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे उनको डिफरेंट काम करना पड़ता है। तो उसी में से एक काम जो है कोल इंडिया लिमिटेड की है, जिसकी वजह से ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो इसके अंतर्गत बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया है और कुछ जो भी पेशेंट है पर पेशेंट जो है 10 लाख रुपए तक दिए गए हैं, ठीक है। और कुछ 600 पेशेंट को कवर किया गया, आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये एनवायरनमेंट का अवार्ड इसलिए दिया गया है, आपको मैंने ऐसा आपको समझाया कि जो इन्वायरमेंट को डैमेज किया है उसकी वजह से
जो भी आसपास, जैसे ये कोल फैक्ट्री है, ठीक है, कोल फैक्ट्री है जहाँ पे कोल को निकाला जा रहा है, ठीक है, और कोल को निकालने की वजह से क्या होगा कि जो आसपास वाले लोग होंगे उनको इम्पैक्ट होगा, उनका हेल्थ इम्पैक्ट होगा, और वो हेल्थ इम्पैक्ट होने के बाद उनको जो है मेडिकल सर्विस भी दी जाए, तो ऐसा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कोई भी एक कंपनी का या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको बोला जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत इन्होंने इन्वायरमेंट को डैमेज किया, जिसके से लोगों को इम्पैक्ट हुआ, और लोगों को इम्पैक्ट होने की वजह से उन लोगों को जो है कुछ 600 पेशेंट को जो है ठीक करने का काम भी ये कोल इंडिया लिमिटेड ने ही किया है, ठीक है। तो पहले तो उनको मतलब बीमार कर दो, उसका खुद ही ठीक कर दो और उसका अवार्ड भी ले लो, ये कुछ ऐसा काम किया है कोल इंडिया लिमिटेड ने, ठीक है। ये मैं मजाक कर रहा हूँ, बट मेरे ख्याल से कुछ ऐसे ही हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। मोस्टली फैक्ट्रीज बनती है, उसमें से जो गंदगी निकलती है उसके से इंसान बीमार पड़ते हैं, और बीमार पड़ते हैं कुछ बहुत लोग बीमार पड़ते हैं, उसमें से कुछ 600 के आसपास जो है कंपनीज उनको हेल्प कर देती है, और बाकी जो है बहुत बीमारी से लड़ते रहते हैं। तो ये तो इन्वायरमेंट डैमेज होता ही है जब भी कभी ऐसा कुछ स्टेप लिया जाता है, जैसे कोल बनाया जाए या मेडिसिन जब बनाया जाए, तो उसको रिकवर करने के लिए जो है ये CSR जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है कंपनी डिफरेंट स्टेप्स लेती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैं आउट ऑफ जो भी कंटेंट है वो चला गया हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं इंडेक्स एंड रैंकिंग। तो इंडेक्स एंड रैंकिंग की बात करें तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 का दिया गया है। ये क्यों दिया जाता है वो समझते हैं पहले। तो ये दिया जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ऑन सोसाइटी और डेवलपमेंट ऑफ नेशन, उसको कैसे इवोल्यूट किया गया है उसके बेसिस पे दिया जाता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत 4 डायमेंशन में दी जाती है, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, पीपल हो गया, गवर्नेंस हो गया या इम्पैक्ट हो गया। और ये कौन देता है, ये देता है एक PI इंस्टीट्यूट है वो देता है, ठीक है। तो इस चीज़ आपको ध्यान देनी है। और एक सेड बिजनेस स्कूल जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का है, तो ये देते हैं, ठीक है। ये पहली बार जो है 2022 में ये इंडेक्स दिया गया था, और इस इंडेक्स ये जो है इंडेक्स पार्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी, ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अगर बात करें तो पहले नंबर पे कौन आता है इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, जो कि इफेक्टिवली जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया है ऑन सोसाइटी और डेवलप किया अपनी कंट्री को। तो आपको पहले नंबर पे जो मिलेगा वो मिलेगा USA, और USA जो है कुछ 3 साल से पहले नंबर पे ही आ रहा है। USA का स्कोर की बात करें तो 78.96 का स्कोर है। और इंडिया की बात करें, इंडियन स्पेसिफिक देखें तो इंडिया की जो रैंक है आपको 49 मिलेगी, और बहुत ख़राब रैंक है, क्योंकि ये जो है टोटल 52 जो है कंट्रीज़ के लिए जो है ये इंडेक्स निकाला गया था, उसमें से बॉटम 3rd जो है इंडिया आ रही है। और इंडिया का जो स्कोर देखे तो 52 नहीं था, 160 कंट्रीज़ के आसपास थी। ये मैंने आई थिंक दूसरा कोई करंट अफेयर्स पढ़ लिया होगा। तो टोटल बहुत सारे कंट्रीज थे, उसमें से इंडिया की जो रैंक थी वो 49 थी। और इंडिया के स्कोर की बात करें तो 53.63 जो है इंडिया का स्कोर था। सेकंड नंबर पे जो है सिंगापुर है, इसका स्कोर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और तीसरे नंबर पर जो फिनलैंड है, इसका भी स्कोर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर थीम की बात करें तो इस बार का जो थीम था वो था बिल्डिंग अ डिजिटल टुमारो, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ग्लोबल कॉपरेशन फॉर डिजिटल रेडनेस, कि डिजिटली जो है कैसे लोगों को जो है ई-बुक्स ये सब प्रोवाइड किया जा रहा है, ये जो है इस बार का थीम था। इस इंडेक्स के अंतर्गत कुछ डिफरेंट कंट्रीज ऐड किए गए हैं और कुछ को रिमूव भी किया गया है, ठीक है। कौन कौन से कंट्रीज, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कंट्रीज जो हैं इनको ऐड किया गया है और कुछ कंट्रीज को जो है रिमूव किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगर अपर मिडिल क्लास इनकम ग्रुप की बात करें तो उसको जो है चाइना लीड कर रहा है, और चाइना की अगर रैंक देखें तो 17 में आता है। वियतनाम जो है लोअर मिडिल क्लास इनकम जो कंट्रीज़ है उसमें जो है लीड कर रहा है, और इसमें जो है इंडिया जो है सेकंड नंबर पे आता है, जो कि 49 रैंक पे है। और अगर लो इनकम ग्रुप्स की बात करें तो उसमें रवांडा आता है, जिसका रैंक जो है 91 है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अगर इंडिया स्पेसिफिक बात करें तो एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया की जो रैंक मिलेगी आपको 12th मिलेगी, और इसमें जो टॉप मारा है वो मारा सिंगापुर ने, ठीक है। तो एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया की रैंक 12th है, ये ध्यान देना है। और टॉप किसने किया, सिंगापुर ने। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है 3rd सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स, कैसे जो है ट्रेड की जाती है, तो उसके लिए जो है ये इंडेक्स दी जाती है। और इसके अंतर्गत जो है 3 पिलर में दी जाती है। क्या क्या देखा जाता है वो देखते हैं। 3 पिलर जो है देखे जाते हैं ये इंडेक्स देने से पहले। वो है इकोनॉमिक ग्रोथ देखा जाता है, फिर सोसाइटल एडवांसमेंट देखा जाता है, उसके बाद इन्वायरमेंटल रिसिलेंस देखा जाता है। ये जो इंडेक्स है ये रिलीज़ किया गया है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर और हेनरिच फाउंडेशन मिलके, ठीक है।
जिसमें बोला जा रहा है कि इंडिया की जो रैंक है वो 23 है और पिछली बार जो रैंक था वो 24 था, ठीक है। तो एक रैंक जो है इम्प्रूव हुआ है और इनकी जो स्कोर थी वो भी 24 थी, ठीक है। ओवरऑल स्कोर 24 था। आई थिंक ये 24 स्कोर है ना कि रैंक है, मैं देख लूँगा 24 क्या है, मैं आपको जो PDF है वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। आई थिंक ये स्कोर है 24, प्रीवियस रैंक लिख दिया मैंने गलती से, कोई बात नहीं। तो इसमें इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड और इंडिया की रैंक जो है इसमें 23 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया की रैंक कितनी है, 23 है। पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे न्यूजीलैंड है जिसको पूरा का पूरा 100 स्कोर मिला है। दूसरे नंबर पे यूके है जिसका मैंने स्कोर लिखा नहीं है बिकॉज लेसन बोर्ड में आता है, कोई आपको दूसरा जो है कितना स्कोर है वो नहीं पूछा जाएगा। तीसरे नंबर पे जो है ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो जब से ये इंडेक्स निकाला गया तब से जो है रशिया बॉटम में है और इसका स्कोर जो है इस इंडेक्स में 0 है। और अगर दूसरी कंट्रीज देखें जो बॉटम में है उसमें से आपको इंडिया की जो फेवरेट कंट्री है पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और PNG ये मिलने वाली है, ठीक है। तो पाकिस्तान को तो बॉटम में रहना ही चाहिए क्योंकि जिस तरह वो ट्रेड कर ही नहीं पाती है, उधर ट्रेड करने जाओ तो आतंकवादी जो भी उनका ट्रेड है वहाँ पे अटैक कर देते हैं। तो पाकिस्तान जो है सबसे बॉटम में है और इसके आप 6 कंट्रीज और देख सकते हो जो कि बॉटम में है। अगर इंडिया स्पेसिफिक बात करें कि कैसे जो है इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ में कितने रैंक पे है, सोशल डेवलपमेंट कितने रैंक पे और इन्वायरमेंटल रिसिलेंस में कितने रैंक पे है, तो आपको यहाँ पे दिखने वाला है वो। तो इंडिया की अगर बात करें तो इन्वायरमेंट रिसिलेंस में इंडिया की रैंक जो है 16 है और सोशल पिलर में जो इंडिया की रैंक है 28 है और इन्वायरमेंटल पिलर में बात करें तो इंडिया की रैंक जो है 28 है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। नेक्स्ट रिपोर्ट ऑफ द डे में बढ़े तो ये आ रहा है द फ्यूचर ऑफ चाइल्डहुड इन चेंजिंग वर्ल्ड। तो ये रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट जो है सबमिट किया गया है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट ऑफ यूनिसेफ। तो इसके अंतर्गत बोला गया है कुछ ये 2.3 मिलियन जो भी लोग हैं उनको जो स्टेबलाइज करने का काम करेगा 2025 तक, ठीक है। तो जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए जो है रिपोर्ट निकाला गया है और इंडिया स्पेसिफिक देखें तो कुछ 2040 तक कुछ 34 मिलियन जो है पीपल एक्सट्रीम रिवर फ्लडिंग की वजह से इंडिया फेस करेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है और बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। इसको वापस रिपीट करने को मतलब नहीं बनता। एक लॉन्च है ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ये आ रहा है सीरम म्यूचुअल फंड की तरफ से जो कि एक मल्टी सेक्टर रोटेशन फंड है। जैसे नाम से पता लग रहा है इसमें बहुत सारे सेक्टर कवर होने वाले हैं और ये रोटेशनल फंड होगा, मतलब एक जगह पे कहीं पैसे इन्वेस्ट किया जाएगा फिर दूसरी जगह पे इन्वेस्ट किया जाएगा। तो इस रोटेशन में जो है इसको इन्वेस्ट किया जाएगा, जो भी पैसा है ये लगाएगी, ठीक है, ये म्यूचुअल फंड लगाएगी। तो ये बोला जा रहा है ये कुछ 3 से लेकर 6 तक जो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है वहाँ पे पैसा लगाएगी और जिसके से जो है मैक्सिमम रिटर्न मिल पाए, ऐसा कुछ कहना है ये सीरम म्यूचुअल फंड का। अब एक स्पेस का न्यूज़ है वो पढ़ लेते हैं, ये जो कि चाइना की तरफ से आ रहा है कि स्पेस का नहीं है, फाइटर जेट का न्यूज़ है कि चाइना ने जो है 5th जनरेशन फाइटर जेट जो है लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है सनयांग J35 और जो पहले जो था वो J20 था उसको जो है रिप्लेस कर देगा J35। अब इसके बाद जो है चाइना 2nd नेशन बन चुका है आफ्टर USA जिसके पास एक से ज़्यादा जो है 5th जनरेशन फाइटर जेट है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। इससे डीप में जाओ मत है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत कम चांसेस होते हैं। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखो उससे पता लग जाएगा और प्रीवियस जो अभी एग्जाम्स हुए हैं IPS क्लर्क PO तो वहाँ पे भी देख सकते हो कि इस पर साइंस एंड टेक से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी जाते हैं तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ से पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया जो भी हमारा डेली करंट अफेयर्स था ये 2 दिसंबर 2024 का। और डेफिनेटली थोड़ा वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आई थिंक 40 मिनट के आसपास होने वाला है। बट मेरा काम ये है कि आपको डिटेल में और शॉर्ट और क्लिप्स में समझाया जाए, ठीक है। ये वीडियो लंबे होने के कारण ये कि इसमें स्कीम्स था, ठीक है। और स्कीम डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है बिकॉज एग्जामिनर जो है डिटेल में ही क्वेश्चन पूछता है स्कीम से, ठीक है। सो मैं होप करता हूँ जो मैंने आपको समझाया आपको समझ आया और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप इस वाले टेलीग्राम लिंक में जाकर डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अभी और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। अभी के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।